आपने कहा कि बरादरी के लिए मतलब काम किए, कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमें अपने अपने इलाके के गरीब बच्चों का डाटा बनाने की ज़रूरत है जिनमें पोटेंशियल है जो आगे आ सकते हैं। कोई आइडिया है ऐसा? सबसे पहले हमें एक सेक्रेटेरिएट बनाने की ज़रूरत है। एक वक्त था जब कम्बोह बरादरी बड़े अरूज पर थी। हर दूसरा कम्बोह या मिनिस्टर होता था या बादशाह का मुसाहिब होता था या एडवाइज़र होता था। आप एक्सपो में लेदर के ऊपर आपने इवेंट्स किए, किस हद तक कामयाबी आपको मिली? मेरे ये जो 3 इवेंट हैं इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा यूरोपियन और चाइनीज़ पाकिस्तान आए। फ़ौज की नौकरी कैसी है? फ़ौज की देखें नौकरी नहीं होती, इट्स अ लाइफ। बच्चों में से कोई फ़ौज में आएगा? मेरी बड़ी बेटी है वो डॉक्टर बन गई है, छोटी की भी ख्वाहिश है। मैं तो उन्हें हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप दोनों आर्मी में हैं। कोई मशगला है? जी मेरा हॉबी है, मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, मैं शूट करता हूँ। ये शूट 2 किस्म के होते हैं। आर्मी वाला कहे मैं शूट करता हूँ, उसका मतलब कुछ और भी होता नहीं वो शूट और है। नदीम भाई, इफ्तिखार भाई बहुत अलग काम कर रहे हैं इस चैनल के लिए। आई डू अप्रिशिएट, बल्कि आई सलूट यू। आपकी काविशों की वजह से एक दिन हमारा सेक्रेटेरिएट बन जाए। है। जिस फ़ौज ने आपको कर्नल के तमगे लगाए, कोई एक जुमला? मैं आई कांट एक्सप्रेस, मेरी आंखों में पानी आ गया। इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आ गए तो मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि अगर जंग लगी तो बिल्ली को। मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कंबोज और मैं हूं आसिम कंबोज। नाजरीन, वॉइस ऑफ कंबोज यूट्यूब चैनल के ऊपर इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। आज की हमारी मेहमान शख्सियत जनाब कर्नल लियाकत अली कमर कंबोज साहब हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने आर्मी में जो 3 दहाइयाँ गुजारी वो कैसे गुजरी, उनका किस इलाके से ताल्लुक़ है, इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई और कंबोह बरादरी का दर्द दिल में कितना रखते हैं, ये सारी गुफ्तगू हम उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई, आप सुनाएं, आप खैरियत से? अल्लाह की करम नवाज़ी सर। सर आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन जो है कि किस इलाका से ताल्लुक़ है, इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई? कि मेरा कसूर शहर से तलक है और मेरे फादर का नाम चौधरी करामत अली था और उनका गंद मंडी कसूर में आड़त थी। कसूर से ही मैंने बेसिक एजुकेशन हासिल की। उसके बाद फिर मैट्रिक करने के बाद मैं एफसी कॉलेज लाहौर में आया। तो एफसी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते फिर आई जॉइंट आर्मी 1987 में। तो उसके बाद 1987 टू 2016 फिर आर्मी में 29 ईयर्स गुजारे और उसके बाद फिर मैंने सिविल लाइफ में आ गए। तो अभी सिविल लाइफ में आर्मी में एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद बड़े काम किए फ़ौज में रहकर इस कौम के लिए, जो कि नज़र तो नहीं आते, लेकिन इस कौम की तरक्की में, आप लोगों की स्टेबिलिटी में, आप लोगों के सुकून में सोने में हमारा बड़ा रोल है, हमारा बड़ा किरदार। इसमें तो शक नहीं है कि बिल्कुल हम लोग आवाम जो है वो सुकून से सोते हैं और कुछ इदारे जो हैं वो जागते हैं। आप फरमाएंगे कि आपने कहा कि बरादरी के लिए मतलब काम किए, कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? देखिए बरादरी के लिए ऐसा मेरी जब भी आर्मी में रहते हुए तो मैं एक्टिव होकर तो काम नहीं कर सकता था, लेकिन जब भी कभी ऐसे दोस्त से बरादरी के फ़र्ज से मुलाकात हुई जो कि इस पोजीशन में थे कि वो कुछ कर सकते थे, उनके साथ डिस्कस किया, उनको अपनी सर्विसेज दी कि हम आपके लिए जो भी कर सकते हैं हम हाजिर हैं, ठीक है। लाइक मेरा हमेशा एक फोकस रहा है कि हमारी जो बरादरी के लोग हैं, एक तो वो यूनाइटेड हो, दूसरा हमारी बरादरी में जो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न है एजुकेशन की बहुत कमी है। मकसद बहुत कम कंबोह बरादरी के लोग हैं जो कि मुझे इतने टेन्योर में मिले हैं कि जो हायर पोजीशंस पर हैं। अगर कोई हैं भी तो वो इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं। शायद वो जानबूझकर अपने आप को छुपाते हैं कि हम प्रोमिनेंट ना हो, पता ना लगे। मैंने देखा है कि बड़े ऐसे कंबोह हैं जो कि इस वक्त बड़े बड़े अदारे चला रहे हैं, लेकिन वहाँ कंबोह बच्चों के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी चल रहे हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, बड़े बड़े अदारे भी चला रहे हैं उनके, लेकिन वहाँ खार ही आपको कोई कंबोह नज़र आता है या कोई ऐसी अट्रैक्शन उस अदारे में पैदा की हो कि अगर कोई कंबोह बच्चा है उसको हम फ्री एजुकेशन देंगे या कंसेशनल बेस के ऊपर देंगे, ऐसा नहीं है। वैसे इस लाहौर में एक बहुत बड़ा अदारा है, ठीक है,
मकसद अगर वो चाहें तो कम से कम 200-300 कम्बो बच्चों को वो इस लेवल पर ला सकते हैं कि कल को वो पूरी बिरादरी की बैकबोन बन जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। इसमें जो व्हाट आई फील सबसे बड़ी जो लैकिंग है वो है कि हमारा जो कम्बो बिरादरी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। मसलन जब मैंने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद जब मैं बिज़नेस कम्युनिटी में आया तो मैंने देखा कुछ ऐसी बिरादरियाँ हैं जिनके बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हैं और वो उनकी गैदरिंग होती है, उनकी एसोसिएशंस हैं, उनकी वो कम्युनिटी फिर सब कम्युनिटी सिस्टम्स बने हुए हैं जिसमें वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनके पास पूरी की पूरी बिरादरी का डाटा होता है जिसमें वो देखते हैं कि यार इस वक्त प्लान जो है हमारा वो बिरादरी का बंदा है वो वीक क्या रहे हैं। तो सर कम्बो बिरादरी की भी तो इतनी अंजमनें तो बनी हुई हैं पूरे मुल्क में। सर अंजमनें बनाना ये इसी तरह है जैसे हर छोटी छोटी मार्केट की एक अंजमन ताजरान होती है, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं। हमें वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द वर्ल्ड एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसका एक लीडर, ठीक है, उसकी एक एग्जेक्टिव कमेटी हो पाकिस्तान रीजन से, बाहर से, ठीक है। मसलन देखें कम्बो सिर्फ मुसलमान नहीं है, कम्बो हिंदू भी हैं, कम्बो सिख भी हैं। तो हमें तमाम हिंदू, सिख और मुसलमान कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, ठीक है। हमें पाकिस्तान से, इंडिया से, हम इनको रीजन्स पे बना सकते हैं इस एसोसिएशन को। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो एक अंजमन कम्बो होती थी और वो बड़ी इफेक्टिव होती थी। हमारे कसूर से कुछ लोग थे जो उसको चलाते थे, लाहौर से कुछ लोग थे जो उसको चलाते थे। मैंने अपने बचपन में, मुझे याद है कि मैंने 3-4 कसूर शहर में अंजमन कम्बो के बहुत बड़े जो है ना वो मीटिंग्स देखी हैं, बड़े बड़े जलसे देखे हैं। दूर दूर से लोग आते थे। मैं भी छोटा था, मैं भी उसमें वो बरादरी की अखुवत के ऊपर, बरादरी की यूनिटी के ऊपर स्पीचेस किया करता था। लेकिन वो अल्टीमेटली वो तमाम चीज़ें वो फेड आउट होती गई और आज वो नज़र नहीं आती। क्या वो जो जोश जज्बा था आपका अब मान तो नहीं पड़ गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे हैं। अभी मैं डिफरेंट जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं कम्बोहों के, मैं उसमें एडिड हूँ। मैं लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि यार आप लाहौर हैं या हमें बुलाएं। हमारे बड़े मकसद प्रोमिनेंट लोग हैं जो पॉलिटिक्स में भी हैं, जो एजुकेशन में भी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, मिलिट्री में भी हैं। मेरे उनके साथ अभी भी उसी तरह डायलॉग्स चलते हैं। मैं ग्रुप्स में भी लिखता रहता हूँ कि हमें एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने अपने इलाके के गरीब बच्चों का डाटा बनाने की ज़रूरत है जिनमें पोटेंशियल है, जो आगे आ सकते हैं। हमें उनको आगे लाना है, हमें उनको एक डायरेक्शन देनी है। सर आप बताइए, कोई आइडिया है ऐसा कि बरादरी जो है वो प्रमोशन की तरफ चली जाए और सोई हुई कौम जो है हमारी कम्बो बरादरी वो ज़रा जाग जाए, शऊर आ जाए, नौजवान नस्ल आगे आ जाए और कुछ कर गुजरे? आपके माइंड में कुछ ऐसा? सर देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आफ्टर माय रिटायरमेंट फ्रॉम आर्मी, मैंने बिज़नेस कम्युनिटी के 3 प्लेटफॉर्म बनाए जिनको मैंने स्क्रैचेस से स्टार्ट किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस लेवल पर ले गया कि वो एसोसिएशंस, वो अदारे इंटरनेशनल लेवल पर गए, ठीक है। आज भी मैं एक अदारे को मकसद चला रहा हूँ। उसको कोविड में ही हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आज वो अदारा बेहतरीन अदारा है। इसी तरह हम जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं, हम एक मीटिंग कर सकते हैं। उसमें इस वक्त जो भी हमारे मकसद प्रोमिनेंट लोग हैं पाकिस्तान में, अब्रॉड में, हम डिफरेंट रीजन्स बना सकते हैं एसोसिएशन के, उस अंजमन कम्बोहा के, ठीक है। हम डिफरेंट रीजन्स बना सकते हैं। हर रीजन का हम चेयरमैन बना सकते हैं, प्रेसिडेंट बना सकते हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन, उनकी हर रीजन की एग्जेक्टिव कमेटी बना सकते हैं। फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाएं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदे को आपने पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन बना दिया और फिर वो अकेला ही चेयरमैन है। कोई मकसद देखें, जब तक आप सेक्रेटेरिएट नहीं बनाएंगे ना, हमें एक सेक्रेटेरिएट बनाने की ज़रूरत है कि उस सेक्रेटेरिएट की फिर परफॉर्मेंस जज की जाए। उस सेक्रेटेरिएट में लाइक कम्युनिटी हॉल है, वो तो मीटिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब तक हमारा सेक्रेटेरिएट नहीं बनेगा तब तक हम कोई प्लेटफॉर्म कामयाब नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें एक सेक्रेटेरिएट बनाने की ज़रूरत है जो कोई भी, लाइक वो लाहौर में हो, डिफरेंट रीजन्स में हो। लाइक लाहौर से कोई बंदा जाता है, कम्बो है,
कराची जाता है तो उसे पता हो हाँ यार मेरा वहाँ सेटअप है, वहाँ जाके वो सेटअप में रिपोर्ट करे, वहाँ जाके ठहरे, उसकी रहाइश का बंदोबस्त हो, उसको लुक आफ्टर किया जाए, उसका कोई प्रॉब्लम है वहाँ की जो हमारी एसोसिएशन है वो उसके प्रॉब्लम को लुक आफ्टर करे। तो इस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर लाइक कराची रीजन है, पंजाब रीजन है, पंजाब में भी डिफरेंट रीजन्स हैं, उनके पास बरादरी का डाटा हो, उन बच्चों का डाटा हो जिनमें पोटेंशियल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम ज़ाहिर 100% बरादरी को तो हम अपलिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी बरादरी के उन बच्चों को तो हम अपलिफ्ट कर सकते हैं कि जिनमें पोटेंशियल है। आज हम मकसद अगले 10 साल में एक टारगेट बना लें कि हमने 5000 कम्बो बच्चों को ऊपर लाना है, तो अगले 5 साल के बाद वो बच्चे जो होंगे वो अगले 5000 बच्चों को ऊपर लाएंगे। मैंने मकसद 3-4 बरादरियों को मसलन केस स्टडी के तौर पर देखा है। उनका यही एक प्रोसीजर है कि वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड वो इसी तरह काम करते हैं कि 3-4 हज़ार बच्चों को ऊपर लाना है, कुछ को कारोबार करवाना है, कुछ को ब्यूरोक्रेसी में लाना है, कुछ को सपोर्ट करके CSS का एग्ज़ाम पास कराना है, मेडिकल, डॉक्टर, ये तरीक़ेकार हैं। हमारी जो बरादरी है अकाबरीन जो हैं जी, अगर वो ये तहैया कर लें कि हमने 5000 कम्बो बच्चों को आगे लेके आना है तो अगले 10 साल में आप ये मंज़र चेंज होता देख लें। होपफुली इंशाल्लाह। जैसे देखें पाकिस्तान में 2-3 बरादरी हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट है। मैं अभी ज़ाहिर चैनल के ऊपर आई कांट टेक नेम ऑफ एनी बरादरी, लेकिन आपने देखा है कि हर दूसरा ब्यूरोक्रेट आर्मी में और बिज़नेस कम्युनिटी में ऑलमोस्ट उन्हीं 2-3 बरादरियों से है। क्या वजह है कि वो लोग तो इतना आगे आ गए, हम क्यों पीछे चले गए? उसकी मेन रीज़न यही है कि हम में ऐसे लोग हैं कि वो चाहें तो 200-200, 300-300 बच्चे को खुद वो सपोर्ट कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनकी फ़ीस पे कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें कोई इकट्ठा करने वाला नहीं है। हम मकसद आज से 300-400 साल पहले एक कम्बो बरादरी ज़ेर ज़मीन गई थी बादशाहों के अताब की वजह से। अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो आज भी वो देहातों में है। मकसद वो एक वक्त था जब कम्बो बरादरी बड़े अरूज पर थी। हर दूसरा कम्बो या मिनिस्टर होता था या बादशाह का मुसाहिब होता था या एडवाइज़र होता था, लेकिन वो एक वक्त आया कि जब ये मकसद उनसे डर के ये ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड हो गए, तो उसके बाद से आज तक इस कौम को, कम्बो बरादरी को किसी ने एलिवेट नहीं किया, किसी ने उठाया नहीं। आज भी वक्त है, अगर आज भी हम एफर्ट करें, आज भी हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं, आज भी हम एक अपने अपने रीजन का डाटा इकट्ठा करें और जो ऐसे लोग हैं जो साबियत लोग हैं हम उनको टारगेट दें कि जनाब ये बच्चे आपने, ये बच्चे आपने, इतने बच्चे आपने करने। तो आई फोरसी कि इंशाल्लाह अगले 10 साल में कम्बो बरादरी के बच्चे भी अच्छी अच्छी पोस्टों पर, अच्छी अच्छी सीटों पर बैठे होंगे और ये बरादरी भी इंशाल्लाह अपना रोल अदा करेगी पाकिस्तान की तरक्की में। कर्नल साहब, आपने 2016 में रिटायरमेंट ली जी, और उसके बाद आप सिविल सर्विस में आ गए। तो क्या सिविल सर्विस में मतलब बिज़नेस कर रहे हैं या एसोसिएशंस का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे? आसिम भाई 2016 में जब मैं FC कॉलेज लाहौर से MBA कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना कारोबार करना चाहिए। तो उस सिलसिले में फिर सबसे अच्छी मुझे ये था कि मुझे ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कारोबार का सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बड़े लोगों को देखा है कि जो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिज़नेस इज़ अ साइंस, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर मैं एक एसोसिएशन थी, मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर बना। तो वो तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं उनकी भी एसोसिएशन थी। मुझे उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, ब्रांड को कैसे वो ऊपर लाया जाता है। ब्रांड मतलब एक ब्रांड जो होता है, जो मैंने उनसे सीखा है कि ब्रांड एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं इट्स लाइक ए किड, फिर आपको उसको नॉरिश करते हैं, खुराक देते हैं, फिर उसको आप स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसकी बॉडी को जितने आप उसको अच्छी खुराक देते हैं उतनी उसकी मसल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चे के तौर पर डेवलप होता है। तो मैंने उन लोगों से बिज़नेस सीखा। फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली, वो थी पाकिस्तान एक हम एग्जीबिशन करते थे लेदर की और फुटवेयर की। तो वो एग्जीबिशन मैंने 3 साल की। उससे मुझे एग्जीबिशन जो है ना, ये मकसद B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस जो मीटिंग है
इनको अरेंज करवाना, पाकिस्तान मतलब बाहर से फॉरेनर्स को पाकिस्तान लाना इन्वेस्टमेंट के लिए। वो 3 साल जब मैंने किया तो मुझे उससे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। फिर मैंने B2B एग्जीबिशंस के नाम से अपनी एक कंपनी पार्टनरशिप, मेरे एक पार्टनर थे वो भी ऑलरेडी यही काम करते थे। फिर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, तो उस प्लेटफॉर्म से हमने 2018-19 में बहुत अच्छे इवेंट किए और हमने कुछ फ्यूचर के लिए 2020 के लिए भी इवेंट प्लान किए हुए थे, जिसमें फोर्सिंग के पाकिस्तान में जो है कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो हम नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के अथॉरिटी के साथ मिलके एक कंस्ट्रक्ट पाकिस्तान के नाम से हमने एक इवेंट प्लान किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमने बहुत एफ़र्ट की थी और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था। जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री है पाकिस्तान से भी और बाहर से भी, क्योंकि पाकिस्तान में अगले 5 साल में जैसे गवर्नमेंट का एक ड्रीम था कि 50 लाख घर उन्होंने बनाने हैं, 5 मिलियन हाउसेस का, प्लस ये रावी का जो रावी सिटी का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है ना अंडर डेवलपमेंट है और वैसे भी जो पाकिस्तान की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 7 मिलियन 70 लाख के करीब घर हैं जो कि पाकिस्तान की पर एनम रिक्वायरमेंट है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2-3 इवेंट प्लान किए थे। एक कंस्ट्रक्ट पाकिस्तान के नाम था, एक पाक कैम यानी कि पाकिस्तान केमिकल, और तीसरा हमारा इवेंट था पाइटेक्स, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन के नाम से। ये हमने 2020 के लिए प्लान किए हुए। सर, आप एक्सपो में लेदर के ऊपर आपने इवेंट्स किए और बाहर से लोग आए, सरमायाकारी की, किस हद तक कामयाबी आपको मिली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लेदर के ऊपर भी किए, मैंने कोटिंग के ऊपर भी किए और मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में पॉलीयूरीथेन के ऊपर भी एग्जीबिशन की। इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो पाकिस्तान का जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमेज है वो मकसद इमेज बिल्डिंग हुई पाकिस्तान की। दूसरा, पाकिस्तान में जो ज़रिए मुबादला आया, पैसा आया, मसलन बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान से आई। मसलन यूरोप से बहुत कम लोग पाकिस्तान में बिज़नेस के लिए आते हैं, लेकिन मेरे ये जो 3 इवेंट हैं इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा यूरोपियन और चाइनीज़ पाकिस्तान आए और हमने इसको प्लेटफॉर्म को टोटली जो है ना मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस रखा था। और हमारी ये कोशिश होती थी कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारी इतनी ज़्यादा बिज़नेस मीटिंग हो। मतलब मेरे प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर 20-20 अरब रुपए का भी बिज़नेस हुआ है पाकिस्तानी बिज़नेस का। गुड। ऐसा में तो ये बहुत बड़ा शेयर है सर। जी बहुत बड़ा शेयर है, 20-20 अरब रुपए का, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो कोरोना 2020 में आ गया, तो आजकल आपका इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी फोकस है? जी देखिए, हमारे डेफिनेटली प्रोजेक्ट फ्रीज़ हो गए, लेकिन हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, हम अपनी मेरा जो स्टाफ है, इसकी मार्केटिंग तो हम करते रहते हैं। हम इनकी डेट्स एक साल आगे की देते हैं। अभी हमने 2022 की डेट्स दी हुई हैं। होपफुली लेट्स सी, अल्लाह ताला करे पूरी दुनिया के हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि जब तक फॉरेनर्स नहीं आते, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमने फॉरेनर्स को पाकिस्तान लाना है, तो उस वक्त तक इन एग्जीबिशंस का लोकल लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान से, तो फिर इंशाल्लाह ये हमारे एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाएंगे। आपने 3 दहाइयाँ फ़ौज को दे दी अपनी ज़िंदगी के 30 साल। जी 2-3 जुमलों में बताएंगे कि वो सर्विस कैसी रही, फ़ौज की नौकरी कैसी है? फ़ौज की देखें नौकरी नहीं होती, इट्स अ लाइफ। जैसे सिविल एक लाइफ है, फ़ौज भी एक लाइफ है। मतलब आज भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं आज भी आई वुड लाइक टू बिकम ए सोल्जर। सोल्जर तो मैं हूँ और मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे फ़ख्र है, मेरी नस्लों को भी फ़ख्र होगा कि मैंने आर्मी में एक टाइम गुजारा है। हमारे फलाम बड़े ने या हमारे बाप ने भी, मेरे बच्चों को भी फ़ख्र है इस चीज़ पर कि हमारे पापा जो है ना ही इज़ ए सोल्जर। और अल्लाह का शुक्र है, जब मैं सिविल में जाता हूँ, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि आई एम ए सोल्जर, तो मुझे जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान आर्मी को मिलती है, आर्मी की वजह से मिलती है, तो हमारा सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि 30 साल ज़ाया नहीं किए। ये कौम बड़ी कदर करती है आर्मी की। मकसद कई दफ़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी।
अच्छा ये बताइएगा, आप लोग एज अ सोल्जर जब फ़ौज में भर्ती होते हैं तो इसकी जो प्रमोशन है वो मतलब आपकी सर्विस के एतबार से किस लेवल तक, मतलब एक सोल्जर जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल या रैंकर जो है क्या वो जनरल के ओहदे तक जाता है या उससे पहले रिटायरमेंट हो जाती है? नहीं, देखें, सबसे बड़ी बात तो होती है किस्मत की बात होती है। अल्लाह ने हर बंदे का नसीब लिखा होता है। कोई कैप्टन रिटायर होता है या मेजर रिटायर्ड होता है, कर्नल रिटायर्ड होता है, हर बंदे का अल्लाह ने एक नसीब लिखा होता है। लेकिन फ़ौज के अंदर सिस्टम बड़ा क्लियर है। किसी बंदे को इस चीज़ के ऊपर गिला नहीं होता कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। हर बंदे को पता होता है कि मैं कर्नल रिटायर्ड हुआ हूँ तो मुझे पता है कि मैं ठीक रिटायर हूँ। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती। सिस्टम बड़ा फेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जो जितनी मेहनत करता है, जो जितना गुड़ डालता है, उसको उतना मीठा मिलता है। फ़ौज में आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना रिवॉर्ड मिलेगा। बाकी आपका नसीब। लोग बड़ी मेहनत भी करते हैं लेकिन नसीब की बात होती है। सर सुना भी है, देखा भी है कि फ़ौज काबिल आदमी को छोड़ती नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी खिदमात लेती है। जी। क्या आपको ऑफ़र नहीं किया फ़ौज ने कि आप रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाएँ? नहीं, देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज तमाम ऑफिसर्स को चांस देती है। ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट से आप अप्लाई करें। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आई प्रिफर्ड कि यार मैंने 3 या 5 साल के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद अगर मैं आर्मी के किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता हूँ और उसको ज्वाइन करने के बाद भी मैंने वापस ही आके सिविल में यही काम करना है, तो वाई नॉट कि मैं सिविल में ही रहूँ और फिर मैं यहाँ मैच्योर हूँ और यहाँ वो चीज़ें सीखूँ। ठीक है, बिज़नेस को सीखूँ। और मैंने इस चीज़ को प्रेफर किया। बच्चों में से कोई फ़ौज में आएगा? मेरी बड़ी बेटी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी डॉक्टर बन गई है। ठीक है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो आए। छोटी की भी ख्वाहिश है कि वो भी डॉक्टर बने और आर्मी मेडिकल कोर बन जाए। तो मेरी तो मकसद, मैं तो उन्हें हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप दोनों आर्मी में आओ। नौजवान नस्ल कंबोह बरादरी में आपके किसी अच्छे मैसेज की मुंतज़िर है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो एक मैसेज दूंगा कि आज के दौर में स्किल सीखें और टेक्निकल एजुकेशन लें। आम जो एजुकेशन है इसके ऊपर मत जाएं। मकसद एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इस्लामियात, इन सब्जेक्ट्स को आप छोड़ें। ये तो आप खुद अपने इंटरेस्ट से भी पढ़ें तो आप इनमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो है टेक्निकल एजुकेशन की, और अच्छी तालीम हासिल करें। या आप अगर बहुत अच्छी तालीम लें तो या तो ब्यूरोक्रेसी में CSS का एग्ज़ाम दें, आर्मी में जाएं। अगर नहीं जा सकते तो या फिर अगर डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बन सकते तो फिर अच्छी टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें। या फिर सबसे बेहतर जो चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, अपना कारोबार करें। मैंने पिछले 5 साल हो गया मुझे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हुए। आपके पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट मैंने सबको स्टडी किया है, सबसे मिला हूँ, सबकी सक्सेस स्टोरी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। सब ने तकरीबन 90%, अगर वो सेकंड जनरेशन में है तो उसके बाप ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। लेकिन एक चीज़ मैंने उनमें देखी है, वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते। एक काम को पकड़ें, उसी के ऊपर फोकस करें, उसी में एंटरप्रेन्योरशिप करें, अल्लाह आपको उसी में कामयाबी करेगा। लेकिन कोशिश करें कि आप जॉब की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप में हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत फ़ायदा है। आपको अपना ब्रांड बनाएं, छोटी सी इंडस्ट्री लगाएं, ठीक है, उसमें एक्सेल करें, मेहनत करें। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैंने देखी है, हमारी जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी, दे आर डेड ऑनेस्ट विद देयर वर्क। मैंने बड़े लोगों को उनकी जब सक्सेस स्टोरी सुनता हूँ, क्या होता है, वो कहते हैं, एक मुझे कहता है बहुत बड़े ब्रांड का मालिक है, कहना साहब मैंने कभी घड़ी नहीं बांधी, मैं सुबह ऑफिस आता हूँ और रात को मुझे नहीं पता होता, जब मेरी फैक्ट्री में काम ख़त्म होता है मैं तब जाता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि कामयाबी जो है वो शेड्यूल के मुताबिक नहीं मिलती। शेड्यूल के मुताबिक नहीं है। डोंट थिंक या डोंट प्लान कि जी मैंने 4 साल में सेठ बनना है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना और फोकस्ड होकर मेहनत करना, और सबसे पहले अपने काम को सीखना। काम को सीखे बगैर आप किसी भी प्रोजेक्ट में मत आएँ। कभी फुर्सत मिल जाए, टाइम कैसे गुजारते हैं? कोई मशगला है? जी, मेरा हॉबी है, मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। मैं लैंडस्केपिंग के लिए निकल जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। हम
लाहौर के मज़ाफ़ात में निकल जाते हैं, कसूर चले जाते हैं, मैं शूट करता हूँ, फिर उसको ला के तो मैं उसको एडिट वगैरह करके तो फिर देन आई शेयर विद माई फ्रेंड्स। तो जो अप्रिसिएशन मिलती है दैट इज़ माई अचीवमेंट। ये शूट दो किस्म के होते हैं, आर्मी वाला कहे मैं शूट करता हूँ, उसका मतलब कुछ और भी होता है। जी नहीं, वो शूट और है लेकिन ये भी शूट है, ठीक है। उसमें भी आपको आँख ही लगानी पड़ती है, इसमें भी आपको आँख लगानी पड़ती है, लेकिन वो भी बहुत किया है, ये भी करते हैं। तो फ्यूचर बताएं, हमारी कंबो बरादरी का फ्यूचर अगर डेडिकेशन के साथ काम किया जाए, कहाँ देख रहे हैं आप बरादरी को? आसिम भाई देखें, मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे हमारा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हमारा सेक्रेटेरिएट नहीं होगा। मतलब ये काम इमीडिएट करने के हैं सर, ये इमीडिएट करने की, देखिए बरादरी हो या बिज़नेस कम्युनिटी भी तो एक बरादरी है। जी बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो आपकी ज़ात हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, जब तक आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे ना, जब तक आपका सेक्रेटेरिएट नहीं होगा, उस सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए लोग नहीं होंगे डेडिकेटेड। देखिए आप बिज़नेस चैम्बर देख लें, ठीक है, क्या वहाँ लोग बैठते नहीं? बिल्कुल। क्या वो उनके मसाइल के लिए लड़ते नहीं? इसी तरह हमारा बरादरी का सेक्रेटेरिएट हो, रीजन वाइज सेक्रेटेरिएट हो, जिसमें हर रीजन का चेयरमैन हो, उसकी कमेटी हो, ठीक है, फिर सेंट्रल हमारी हो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फिर हमारे पास कंबो बरादरी का डाटा हो, ठीक है, कि यार ये हमारे बच्चे हैं जो शार्प हैं, इनको हमने आगे लेकर जाना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं क्वेटा में था, क्वेटा कोर हेडक्वार्टर में था, तो कोर कमांडर को एक लेटर आया, एक फाउंडेशन है उसकी तरफ से, कि जी ये 2 बच्चे हैं, इनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो एक्स गवर्नर बलूचिस्तान से, उनके कहने के ऊपर। पहला काम मैंने ये किया कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर टैप्टा का कोई ऐसा वो अदारा नहीं है, ठीक है, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, तो ये मेन स्ट्रीम से इसलिए पीछे हैं। तो हमने वहाँ फिर एक टैप्टा का अदारा बनवाया, हम लाहौर आए, यहाँ टैप्टा के चेयरमैन से मिले, इनको बुलवाया, फिर वहाँ से हमने बच्चियों को और बच्चों को उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की, 6 मंथली ट्रेनिंग। उसमें उनको जो वो जिस मकसद फील्ड में उनकी ट्रेनिंग होती थी उसकी प्रॉपर किट। फिर हमने हर प्रोविंस के जो सेक्रेटरी थे, जो होम सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमने कम्युनिकेट करके ये एश्योरेंस ली कि बलूचिस्तान के यानी कि उनका प्रोविंस हर बच्चे को 10 वैकेंसीज देगा, मतलब जॉब देगा। प्लस हमने 10,000 की जो है ना गवर्नर की तरफ से उनको किट भी दिलवाई, 10,000 ईच, ठीक है। उसके बाद ISSB के लिए मकसद हमने रिलैक्सेशन लेकर दी, ठीक है, कि जी जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनका एजुकेशनल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू पंजाब या कराची या पेशावर, ठीक है, तो लिहाजा इनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया था। तीसरा फिर जो उसके ऊपर मैंने जो एक प्रोजेक्ट किया कि जी अगर इन 2 बच्चों को एक ओबारो फाउंडेशन स्पॉन्सर कर सकती है तो व्हाई नॉट 2 किड्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, राइट। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है। गुड। हर डिस्ट्रिक्ट से हमने 2 बच्चे हर साल लेते हैं, ठीक है, उनको पंजाब के जितने भी कोर हेडक्वार्टर हैं, उनके जो स्कूल्स हैं, वहीं उनको बोर्डिंग भी दी जाती है, वहाँ उनको फ्री एजुकेशन भी दी जाती है, और ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से आज भी चल रहा है। उनकी एडमिशन जो है ना वो कंपलसरी है, वो जिस पंजाब के या कराची के या KPK के किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहें उनको एडमिशन मिलेगा। तो लाइकवाइज यही सिस्टम हम अपनी कंबो बरादरी के लिए भी कर सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से हम बच्चों को ढूंढें। हमें एक सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत है, अंजुमन कंबोहा जो पुरानी थी उसको ज़िंदा करें। मतलब हर छोटे छोटे रीजन में, छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे शहरों में हमें छोटी छोटी अंजुमन कंबोहा बनाने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया में हम फैले कंबो हैं, बड़े बड़े रिच कंबो हैं जो कि सेक्रेटेरिएट के लिए डोनेशंस भी दे सकते हैं। फिर जो प्रोमिनेंट कंबो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनका डाटा लें, उनसे फ़ीस लें, उनसे डोनेशंस लें, ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट को चलाएं। और इस तरह जो बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया कि आज बलूचिस्तान से 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर साल हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चे आते हैं, ठीक है।
तो वो देखें 10 साल बाद, 20 साल बाद वो बच्चे कितने होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे कम्बो बच्चे 5000, 10,000 और ये बढ़ते बढ़ते तादाद कहाँ जाएगी। सर, वॉइस ऑफ कंबोज एक सिलसिला शुरू किया है बरादरी के हवाले से, उस बारे में किन ख्यालात का इज़हार? मैंने आप लोगों की माशाल्लाह टीम का भी काम देखा है, आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब हैं और नदीम चौधरी साहब हैं, माशाल्लाह। नदीम भाई, इफ्तिखार भाई बहुत अलग काम कर रहे हैं इस चैनल के लिए, आप लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आई डू अप्रिशिएट, बल्कि आई सलूट यू। थैंक यू सर। कि आप लिमिटेड रिसोर्सेस में कम्बो बरादरी के इमेज को बिल्ड करने के लिए, उसको ऊपर लाने के लिए, और आई एम होपफुल कि आप और ये जो आपकी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये मिलकर काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मैंने अपने बाकी भी इंटरव्यू सुने हैं, जो हमारे कम्बो अकाबरीन हैं जिनके आपने इंटरव्यू किए हैं, और जो उनकी डिज़ायर है बरादरी के लिए, ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म से मुझे पता है कि इन तमाम के मैसेज जाएंगे तो एक दिन ये हमारा जो ड्रीम है इंशाल्लाह ये एक इट विल कम ट्रू, ठीक है, ये हकीकत बन जाएगा, होप है। तो मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उस्ताद चौधरी और नदीम भाई मिलके इस एफर्ट को कंटिन्यू रखें, इसको मकसद डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा, ताकि एक दिन हम आपकी एफर्ट की वजह से, आपकी काविशों की वजह से एक दिन हमारा सेक्रेटेरिएट बन जाए। ये मेरी ये डिज़ायर है कि एक दिन हमारा कम्बो बरादरी का सेक्रेटेरिएट बन जाए। उसमें मुझे फ़ील होता है कि इंशाल्लाह अब बन जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं फिर मकसद अपने कम्बो बरादरी को ये मैसेज दूँगा कि आई विश हमारा सेक्रेटेरिएट होता, तो ये जो चैनल आपने बनाया है ये मकसद यूट्यूब से बढ़ के ये मकसद टीवी पर भी आ सकता था। हमें इस लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। मसलन आप जैसे जो स्किल्ड लोग हैं, अगर आप जैसे लोगों को प्रोमिनेंट किया जाए, ठीक है, तो जो सेक्रेटेरिएट हैं इस तरह के काम, कौम को यूनाइट करने वाले काम मसलन आपको सौंप दिए जाएँ तो मसलन आप बेहतरीन तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ रिमार्केबल जॉब यू आर डूइंग। मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड जिस तरीके से आपको, आपकी टीम को मैंने काम करते हुए देखा है। इट इज़ रिमार्केबल। मेरे पास आई डोंट फाइंड वर्ड्स टू प्रेज यू। थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह मकसद यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मैं आपके इंटरव्यू देखता रहता हूँ जो आप शेयर करते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है। हमारे माशाल्लाह बरादरी के लोग बड़ी अच्छी विजन रखते हैं, बड़ी अच्छी उनकी सोच है, ठीक है, और एक दिन इंशाल्लाह ये आपकी एफर्ट काम आएगी और रंग लाएगी, ठीक है, और इंशाल्लाह हमारा सेक्रेटेरिएट बनेगा। वो जो एक अंजमन कम्बोहा होती थी वो इंशाल्लाह फिर लाइव होगी। शायद मेरी आवाज़ कोई सुन ले और इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दे। मैं आई वॉलंटियर माई सेल्फ कि मेरे ज़िम्मे किसी ने जो भी काम लगाना है, मकसद टू रन द सेक्रेटेरिएट फॉर इट्स मार्केटिंग, लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है, आपके साथ काम करना है, तो आई एम अवेलेबल। मतलब मैं अपने आप को आई वॉलंटियर माई सेल्फ इस काम के लिए, अपनी बरादरी के लिए। मतलब मेरे पास तो जब भी मैं किसी भी पोजीशन पे रहा हूँ, जब भी कोई कम्बो आया है, मैंने उसको हमेशा सपोर्ट किया है। मतलब 97 में जब मुशर्रफ के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में हम वापडा में गए, तो मैं मुल्तान के ही सराउंडिंग में एक डिस्ट्रिक्ट में था, तो बड़े कम्बो जब उन्हें पता चलता था तो मैं उनका काम प्रायोरिटी पे करता था। हाँ, लेकिन गलत काम मैं कभी किसी का मैंने नहीं किया था। जो जायज़ काम होता था वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रायोरिटी पे करता था और टॉप प्रायोरिटी पे करता था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कोई ऐसा आपकी सर्विस का वाक़या या सर्विस के बाद का कि जहाँ पे बहुत आपने लाइफ थ्रेट फील किया हो? देखें, वो तो हर फौजी की ज़िंदगी में बड़े वाक़यात होते हैं कि जहाँ उन्होंने लाइफ थ्रेट्स को, मौत को बड़े करीब से देखा। तो लेकिन मैं आपको जो बेस्ट है वो एक बताता हूँ कि 1992 में जब फ्लड आया था ऑल ओवर पाकिस्तान, तो हमारी यूनिट थी, हम सरगोदा के सराउंडिंग में थे। तो उस फ्लड में मकसद हमने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ बसाईं कि मकसद ये मेरी ज़िंदगी का एक आप समझें कि ना भूलने वाला वाक़या, ना भूलने वाले वाक़यात हैं, एक नहीं है। मसलन हमने सारी रात जाके फ्लड में काम किया,
मैं मतलब हेड क्वार्टर में था अपनी यूनिट के, तो सारा दिन मतलब मैं ऑपरेशंस को कंट्रोल करता था। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं 2 या ढाई घंटे से ज़्यादा उन दिनों में सोया हूँ। तो मेरा जो ऑफ़िस था वो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के ऑफ़िस में था। तो वो कुछ सुबह 3 या 4 बजे मेरे पास से उठ के जाते थे सोने के लिए। तो सुबह जो फजर की नमाज़ पढ़ के आते थे तो मैं घंटा 1.5 घंटा सोफे पर सोकर उसी तरह फिर वो काम कर रहा होता था। वो बड़े हैरान होते थे कि कैप्टन यू आर मेड ऑफ एन आयरन, ठीक है, मैंने तुम्हें कभी सोते हुए नहीं देखा। मैं कहा सर देखें, अगर हम सो गए तो रात को ऑपरेशन क्लोज करना होता है, सारी रिपोर्टें तैयार करनी होती हैं, और फिर मकसद कभी कहीं से एक मैसेज आता है कि जी फ़लाँ जगह जो है ना 10 बंदे हैं वो डूब रहे हैं, उनको रेस्क्यू कराना है। फिर कभी हेली की कोऑर्डिनेशन करनी, कभी वो बोट्स की कोऑर्डिनेशन करनी, जहाँ बोट्स पहुँच सकती थी वहाँ बोट्स पहुँचानी, जहाँ हेली पहुँच सकता था वहाँ हेली पहुँचाना। तो वो सारा दिन सारी रात। तो मुझे याद है कि मैं जब कम से कम 20 या 25 दिन के बाद मैंने बाहर निकल के देखा कि आसमान कैसा है, तो वो मतलब 20 या 25 दिन मेरी ज़िंदगी के यादगार दिन हैं फ्लड के, जिसमें अल्लाह ने मतलब मुझे एक मौका दिया कि मैंने बड़ी ज़िंदगियों को बचाया, बड़े लोगों को बचाया, बड़े लोगों को रेस्क्यू करवाया। तो वो एक मेरे अंदर एक आप कह लें कि कभी मैं सोचता हूँ कि एक सुकून सा आता है कि मेरे क्रेडिट पर ऐसी हैं कि मैंने काफ़ी ज़िंदगियाँ बचाई अपनी ज़िंदगी में। मुल्क से बाहर जाने का कभी इत्फाक हुआ? जी बहुत दफ़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड नेशन में भी सर्व किया है। तो यूनाइटेड नेशन में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो थी आई वाज चीफ मिलिट्री पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है मुझे पाकिस्तान आर्मी के इमेज को बिल्ड करने का मैंने बहुत एफ़र्ट की। हमसे पहले जो हमारे नेबरिंग कंट्री है ये बड़े डोमिनेटिंग थे मीडिया में। तो फिर जब मैं अपने कॉन्टिजेंट का चीफ बना तो मैंने, चूँकि मुझे ये तमाम स्किल्स आती थी, फ़ोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और ये वेबसाइट्स, ये वो सारा कुछ मैंने सीखा हुआ था। तो फिर मैंने अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ किया और वहाँ से अल्लाह का शुक्र है फिर एक वक्त वो आया कि जब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हुए तो हमने पाकिस्तान कॉन्टिजेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत वहाँ काम किया कांगो में, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस फ़ौज ने आपको कर्नल के तमगे लगाए, जी, उस फ़ौज के बारे में कोई एक जुमला? उस फ़ौज के बारे में तो मेरी जान भी याद है। दूसरे मुल्कों से कंपैरिजन करें, दूसरी अफवाज से, तो हम बेस्ट कहाँ खड़े? ऑलवेज। मैं आई कांट एक्सप्रेस, मेरी आंखों में पानी आ गया। मतलब ये जब ये 2019 में एमरजेंसी हुई थी, वो इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आ गए, तो मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि अगर जंग लगी तो भी को, मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा। हमारी यूनिफॉर्म हर वक्त तैयार होती है, फ़ौज के लिए जान भी हाजिर, और फ़ौजी कभी रिटायर नहीं होता? कभी रिटायर नहीं होता। आई एम रिटायर्ड, लियाकत अली कमर इज़ रिटायर्ड, माई रैंक इज़ नॉट रिटायर्ड। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंबो कम्युनिटी में इसकी पेनिट्रेशन जो है वो जारी रहनी चाहिए, और घर घर, कूचा कूचा, नगर नगर, गली गली तक वॉइस ऑफ कंबोज के ज़रिए कंबो बरादरी की प्रमोशन का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। आप अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।